everyone, my name is Shubham and here we are in the CHS Makers weekly current affairs recap. So last week में इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं and there are people जो drink and drive करके एक्सीडेंट करवा रहे हैं and the very unfortunate accident that happened in Dehradun was not at all welcoming in the civilized society. Make sure करें कि ऐसी हरकतें ना करें और ऐसी हरकतें करने वालों से दूर रहें, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यूएस में इलेक्शन होने के बाद ट्रम्प साहब अपने अपने डेजिग्नेटेड अधिकारियों को बना रहे हैं. उनमें से एक थोड़ा सा देख लेना, शायद कोई पर्टिकुलर महिला है जिसे सब इंडियन ओरिजिन का मान रहे हैं, बट शी इज़ ऑफ नॉट समोन ओरिजिन के हैं, बट उनकी माता ने शायद हिंदुज़म जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, राइट? तो आप एक बार उसको चेक करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ क्रिकेट मैचेस हम जीत रहे हैं, कुछ क्रिकेट मैचेस हम हार रहे हैं. थोड़ा तो बुरा लगता है भाई, बट ठीक है, चलता है. चलो सो मूविंग ऑन, अब आप प्रॉपर टॉपिक में आ जाते हैं एंड समझते हैं क्या कहानी है. सबसे पहले बात करते हैं हम 2024 बुकर प्राइज़ की. यस, व्हेन इट कम्स टू द रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, नोबेल लिटरेचर, बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राइट, कुछ जगहों पे पुलित्जर एंड डिफरेंट जो पर्टिकुलर वो हैं अवार्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं. बुकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर, राइट? सो 2024 बुकर अवार्ड जो है उसको रिलीज किया गया एंड दिस टाइम द ब्रिटिश राइटर समांथा हार्वी, राइट, शी वॉन द बुकर प्राइज. भाई साहब, इस साल का जो बुकर प्राइज है ना, दैट वाज आल्सो वेरी क्या कहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट, राइट? क्योंकि आई गेस 5 जो शॉर्टलिस्टेड नॉवल थी वो सारी की सारी फीमेल राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी. एंड आई गेस 2019 से किसी भी ब्रिटिश राइटर को ये अवार्ड नहीं मिला था. तो दैट इज़ द रीज़न कि दिस ईयर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, सो द थिंग इज़ कि नवंबर 12 को इसका अनाउंसमेंट हुआ फॉर द लाइक ऑर्बिटल इज़ द बुक जो उन्होंने लिखी थी, यू कैन सी इन द फोटो. एंड थोड़ा सा पहले ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं. सो मैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जो कमेंट है उनको एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ आफ्टर दिस अवार्ड. The orbital is described as the space pastoral. It features 6 astronauts orbiting Earth. The narrative unfolds over 16 sunrises and sunsets. The confined setting amplifies the characters' interaction. Harvey's writing captured the fragile beauty of planet. The book is concise, spanning over the only 136 pages. So मैंने पढ़ी नहीं, frankly speaking, but मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया कि it's a kind of what we can say different journey. आप ईमानदारी से उस बुक को पढ़ते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचने लगते हैं. There are few people who were commenting कि this is about climate change, this is about other thing. Yes, थोड़ा बहुत elemental form में है उसमें, but it's a very good book and she was well deserving, right? Apart from this, हार्वी जो है, समांथा हार्वी, उन्होंने और भी लोगों से compete किया जिसमें परसाइवल एवरेट, जेम्स, राइट, उसके अलावा रेशल कुशनर और क्या कहना चाहिए, एने मिशेल, दैट्स नॉट, मैं माइकल बोलने वाला था, मिशेल, राइट. तो ऐसे कई थे राइटर्स जो कि काफ़ी लोगों के फेवरेट भी हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स भी लिखी, बट फाइनली समांथा हार्वी गॉट दी अवार्ड. मूविंग ऑन टू द डिस्क्रिप्शन और सम बैकग्राउंड चेक रिलेटेड टू बुकर प्राइज. तो भैया 1969 में ये फाउंड हुआ था एंड ब्रिटिश एंड आयरलैंड के जो ओरिजिन के राइटर्स होते हैं उनको दिया जाता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड. आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रॉक्सीमेट 50,000 पाउंड और वी कैन से सम $64,000 जो है इस अवार्ड में देखने को मिलते हैं, राइट? एंड लाइक जैसा कि मैंने बताया कि 2020 के बाद से किसी ब्रिटिश राइटर को नहीं मिला था, राइट? और उसके बाद से अभी जाके ये इनको मिला है एंड शी इज़ द लाइक 5 years के बाद कोई ब्रिटिश राइटर इसको उठा रहा है. एंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द वुमेन्स, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन दिस पर्टिकुलर अवार्ड, वो भी हिस्टोरिकली देखने को मिला. सो ये हो गया बुकर अवार्ड के बारे में. थोड़ा सा जानते हैं इंडियन जो विनर्स रह चुके हैं या इंडियन ओरिजिन के जो विनर्स रह चुके हैं उनके बारे में. सो वी.एस. नायपॉल लिटरेचर की फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड नेम है. नोबेल भी है, बुकर भी है. सो 1971 में इन अ फ्री स्टेट करके इनकी नॉवल आई थी, जिसके लिए इनको मिला था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज सलमान रश्दी. यस, इनकी एक नॉवल थी मिडनाइट चिल्ड्रन जो 1981 में आई थी. एंड ये बहुत स्पेशल नॉवल है क्योंकि जब बुकर्स निकाला गया था आफ्टर 2000 तो वो भी इन्हीं को ही मिला था और इट वॉज लाइक पब्लिश इन 1981.
उसके बाद अरविंद अडिगा आए विद द वाइट टाइगर इन 2008, देन किरण देसाई वाज देयर इन 2006 एंड उसके पहले अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इन 1997। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है। और इंग्लिश का इनका वो है, थोड़ा सा आपके लिए एक होमवर्क है कि जाके ज़रा द टूम्ब ऑफ सैंड, राइट, रेत समाधि करके बुक आई थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, राइट। तो उनके गीतांजलि श्री जो उनके राइटर थी उनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सो दिस वाज द बुकर प्राइज 2024। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज COP29, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। यस, द क्लाइमेट चेंज इज रियल, हाँ, है ना, द इफेक्ट कैन बी सीन, यस। नवंबर मिड आ चुका है मित्रों, और अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि ठंड का प्रकोप जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। मतलब आई एम नॉट श्योर, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं जिनका मानना है कि अब जो अपना ईयरली साइकिल ऑफ डिफरेंट वेदर कंडीशन या डिफरेंट सीजन्स का होता था वो शिफ्ट हो चुका है। मतलब नवंबर मिड तक आते आते भी अगर आपके पास अच्छी खासी ठंड नहीं पड़ रही है, दैट मीन्स अभी भी आप उस जोन पे नहीं पहुंचे हो। सो येस, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड लाइक इट वॉज 1970s 80s जब हमने क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया। यस, वी एक्सप्लॉइटेड आवर रिसोर्सेज एट अ वेरी फास्ट रेट, राइट, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हों, कोल, डीजल, पेट्रोल, अदर थिंग, एंड दैट इमिटेड टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस जिन्होंने अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर को चेंज किया और बढ़ाया। सो द क्लाइमेट चेंज इज़ अ लाइक लार्जर लेवल फिनोमिनन जो अर्थ को परेशान कर रहा है, और ह्यूमन रेस के भी और बाकी अदर जो पर्टिकुलर एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उनके रेसेस को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। सो यूनाइटेड नेशन ने 1992 से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ करने की बात की। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं या लोग हैं या पार्टीज़ हैं, ये उनकी मीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट, और मेरी इंडस्ट्री जो है वो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो डेफिनेटली आई एम कंज्यूमिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल, तो वो फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। आई एम वन ऑफ द पार्टी। द गवर्नमेंट विच आर लॉ मेकर्स, गवर्नमेंट्स दुनिया भर की जो लॉ मेकर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पार्टी का पार्ट बने हैं, क्योंकि पूरे की पूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या जो साइकिल ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कहीं गवर्नमेंट रूल के बिना नहीं पॉसिबल होती है। फिर देर आर अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च स्कॉलर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो अपने अपने रिसर्च अपनी अपनी बातें करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर पर्टिकुलर डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जिनके अलग अलग रेशियो प्रपोर्शन में ग्रीन हाउस एमिशन या कार्बन एमिशन होता है। तो दे आर द पार्टीज, दे आर सीकिंग सम हेल्प, म्यूचुअल कोऑपरेशन टू सेटल दिस डाउन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है ये काफ़ी लंबी मीटिंग होती है, right, and this meeting like will be started on 11th of November and it will end up like concluding in the 22nd of November. So ये जो मीटिंग होती है इसमें हर तरीके की बात होती है, हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो वेरियस फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज के उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उसको रिवर्स कराया जाए। तो ये जो मीटिंग होती है इसी उसमें होती है। नाउ दैट कम्स अंडर द फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज ऑफ यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट चेंज। ये वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये वो पर्टिकुलर कन्वेंशन है जो लीड करता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को। सो द फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, अपार्ट फ्रॉम दिस द कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी CBD, ये दो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हैं जिनके थ्रू ये COP लीड होती है। नाउ COP का मेन मोटिव क्या होता है? दे जस्ट वांट टू प्रोग्रेस द क्लाइमेट गोल्स, राइट, they just want to push and accelerate the efforts जो हम क्लाइमेट के लिए लगाना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए लगाना चाहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे वांट टू हैव ऑन टेबल डिस्कशन, नेगोशिएशन एंड लाइक फाइनेंशियल हेल्प, टेक्निकल सपोर्ट विद दोज पार्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे कैन हेल्प देम आउट, राइट। तो ये सारा जो पर्टिकुलर डिस्कशन होता है ये किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। This year, when we are talking about 2024, this is Conference of Party 29. So, पिछली 28 पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं, उसके बाद ये 29th है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, राइट। दिस इज द 29th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट, दैट इज COP29, which is going to be conducted in Baku, Azerbaijan. It will start in 11th of November and they are going to focus on few particular things. जैसे एक टर्म आया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG।
जो भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर क्लाइमेट को लेके हमने जो भी टारगेट्स बनाए थे या जो भी हमने पेरिस एग्रीमेंट के बाद बनाए थे, दूसरी चीज़ें बनाई थी, तो उसको वापस ये रिव्यू करना चाहते हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाई गोल. अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट ईयर जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग करके एक टर्म आया था, लाइक कम ऑन, मैं एक स्मॉल कंट्री हूँ लिविंग ऑन फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल है, अगर मैं ग्रीन फ्यूल की तरफ शिफ्ट करना चाहूँगा तो डेफिनेटली पैसे चाहिए होंगे. एंड आई डोंट हैव मनी, बट देर आर कंट्रीज हु कैन हेल्प मी आउट विद दिस ना. तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये जो फाइनेंशियल हेल्प है, जो टेक्निकल हेल्प है, उसकी बात हुई थी. तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 इज बीइंग डब्ड एज द फाइनेंस COP, राइट. कौन सी? फाइनेंस COP. द सेंट्रल फोकस ऑन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग अ पुश फॉर greater funding commitments and the role of the private sector in driving climate action. So ये उनके मेन फोकस होंगे इस बार के. There are some issues, right, जो कि हमने मार्क किए हुए. इश्यूज नंबर 1 कि भाई साहब कुछ $100 बिलियन जो है उसका एक्सपेक्टेशन था कंट्रीब्यूशन का फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम 2009, अभी तक नहीं मिला है, राइट. नेक्स्ट वन इज $580 billion to be needed by 2030 to cover the climate induced loss and damage. जो अभी 100 बिलियन तो हो नहीं रहे, 580 बिलियन जो है अभी भी 2030 तक. इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड स्टिल अ वेरी बिग चैलेंज, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस सम मोर इश्यूज आर देयर जो हमने नोट डाउन किए थे. सबसे पहला कि कार्बन मार्केट और क्या कहना चाहिए, जो नेशन के बीच में कार्बन ट्रेडिंग है, जो पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट थे वो अभी भी मीट नहीं हो रहे. तो उस पर एक पर्टिकुलर बड़ा चर्चा या बड़ा इशू रहेगा बात करने के लिए. फिर सम पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स बिलीव कि जो यूनाइटेड नेशन के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, राइट, ही कुड इम्पैक्ट on the global climate cooperation. जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप वॉज द वन जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से खुद को अलग करने की बात की. डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस जो जिस तरीके के होते हैं, तो जो भी क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, दे आर नॉट वेरी मच लाइक पॉजिटिव और होपफुल कि ऐसा कुछ होता है. यू आर वेल अवेयर हाउ इम्पैक्टफुल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन बी, राइट. वन ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और अगर वो क्लाइमेट एक्शन में साथ नहीं देगी तो प्रॉब्लम होगी. सो द री इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज अनदर पर्टिकुलर इशू. फिर जो बेसिक एग्रीमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट हो, कार्बन मार्केट प्रोसेस हो या इमिशन टारगेट्स हो, ये सारे के सारे अभी भी क्या हैं, डिस्कशन के पार्ट बनेंगे. ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया ने वो नेट ज़ीरो इमिशन जो है उसको कब टारगेट किया हुआ है. मोदी जी ने लास्ट टाइम वो किया था. नाउ थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं, राइट. तो हिस्ट्री ऑफ COPs में जब बात करेंगे तो इट स्टार्टेड विद द रियो कॉन्फ्रेंस इन 1992, राइट. यस, तो रियो कॉन्फ्रेंस में UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी शुरुआत होती है 1995 में. द फर्स्ट COP विच वॉज हेल्ड इन बर्लिन, वो स्टार्ट होती है. फिर उसके बाद आप आगे जाते हो तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल देखने को मिलता है जो 1997 में आया था. फिर बाली एक्शन प्लान और अदर सारी चीज़ें जो हैं वो जाती हैं. एंड अल्टीमेटली जो लास्ट बिग एग्रीमेंट, लास्ट बिग क्या कहना चाहिए कंक्लूजन, जो हमने बड़ा लार्ज कंक्लूजन देखा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, दैट वाज इन COP 21 2015, जो कि पेरिस में हुआ था और इसलिए इसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, राइट. सो ये सारी चीज़ें होने के बाद अपन ने अलग अलग पर्टिकुलर कहानियाँ जो हैं उसको देखी हैं. लास्ट टाइम जो 2023 का था वो दुबई में हुआ था और इसी टाइम पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड अदर चीज़ों की बात हुई थी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस पर्टिकुलर समिट का रिजल्ट कुछ अच्छा है एंड द पार्टीज which are involved into the climate change and climate action, they come out to be one of the common grounds so that they can work together to solve this problem, right. So this was it from my side for this week and I'll see you in the next week. And most probably you guys will be having CAT exam as well in coming week. So if you are going to appear in CAT, right, all the very best for you and rest. I'll see you in the next week. I'll wish you and all your loved one a good health, good mental health. Good day. See ya.